हिंद। आप देख रहे हैं दाहिने से तेज चल। मैं हूं कर्नल दानवीर और आज मेरे साथ दाहिने से तेज चलेंगी अंबर जैदी साहिबा। अंबर जैदी साहिबा एक सोशल एक्टिविस्ट है। इन्होंने ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। इनसे वेरियस इश्यूज पर बात करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज पर बात करेंगे और जो जुलन मुद्दे हैं इस चीज को लेकर उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लेट्स get into talking to Amber Zaidi. Welcome Amber Zaidi, welcome to my show Dahini Se Tej Chal. Delhi has been quite cold and I'm sure it is treating you well. Namaskar. Oh, So much uh, for inviting me. या इट इज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे टेलीविजन पे तो आपको कई बार देखा है और आपकी बातें भी सुनी हैं, तो मेरे को लगा कि क्यों ना कुछ बर्निंग टॉपिक्स के ऊपर स्पेशली टू डू विद द माइनॉरिटीज एंड द जो एक किस्म का माहौल है इस मुल्क के अंदर, उसके बारे में बातचीत कर ली जाए। तो सबसे पहले अंबर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि ये इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है और हम देखते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक तल्ख किस्म का एक नैरेटिव दिखता है, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो। अभी हालिया में हमने देखा कि किस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट में भी एक हिंदू सिख का एक डिवाइड नजर आया और जैसा कि अलग अलग टेलीविजन चैनलों में भी अलग अलग चैनल की टीआरपी होती है, तो इस बारी टीआरपी जो है हिंदुओं की बढ़ी हुई थी और वो रिसीविंग एंड पे थे। बट एज अ मुस्लिम आपने ये ज्यादा चीजें झेली होंगी, क्योंकि जनरली ट्रेडिशनली इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड के अंदर काफी सारा इस तरीके का आक्रोश और तमाशा देखने को मिलता है। तो आप ऐसे माहौल में कैसे अपने आप को पाती हैं और कैसे आप अपना काम जो है नॉर्मल एक बैलेंस्ड तरीके से कर पाती हैं? देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता के कॉन्टेक्स्ट में, तो हिंदुस्तान की अगर सदियों के इतिहास की हम देखें तो हिंदुस्तान की ये पहचान रही है कि यहाँ पर जो भी आया उसको हिंदुस्तान ने अपना लिया है खुली बाहों से। क्योंकि इतिहास अगर आप देखें तो कितने सारे लोगों को जिनको दुनिया भर में प्रताड़ित किया गया है उनको हिंदुस्तान ने शरण दी है, उसको अपना बना लिया है। इसमें चाहे आप मुसलमानों की बात करें या फिर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदुस्तान में पनाह मिली है और वो हिंदुस्तान के होके रह गए हैं। लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पे बहस करते हैं या बिना रैशनैलिटी के साथ सीधे एक दूसरे पे आरोप या प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें धुंधली होती नजर आ रही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में जो हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी वो अभी भी उसका पलड़ा भारी नजर आता है। क्योंकि हम अगर जनरली देखें तो लोग आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमें सोशल मीडिया पे या टीवी पे नजर आता है वो असलियत नहीं है। असल में आज भी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे के त्योहार में एक साथ मनाते हैं। अब हम यहाँ पे देखें, दिवाली देखें या ईद देखें या क्रिसमस देखें, उतनी ही तैयारियां सबके बराबर होती है। अगर दिवाली होती है, अभी दिवाली कुछ दिन पहले गई है, तो मैं उतनी ही बिजी होती हूँ लेन देन में या गिफ्ट देने होते हैं या किसी को कुछ खिलाना होता है। लाइक हम जो तैयारियां करते हैं, घर में मिठाइयां बनाते हैं, तो उतनी ही इक्वली मैं तैयारियां करती हूँ जितनी मैं ईद पे करती हूँ। तो ये हिंदुस्तान की एक पहचान है कि हम सारी चीजें एक साथ मिलकर बनाते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। तो वो पल्ला आज भी भारी है जिसकी वजह से हमारे देश में लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और ये दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता। जैसे कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता आज भी हावी है। कायम है। इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यही मेरा मानना है। क्योंकि मेरे भी कई सारे जो फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो है वो मुस्लिम समाज से आते हैं और हम लोगों में कोई इस प्रकार की बात नहीं होती। मजाक जरूर एक दूसरे से कर लेते हैं, लेकिन जो फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है, वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया और टेलीविजन को देखकर लगता है कि सब एक दूसरे का गला काटने पर उतारू है। बहरहाल दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्योंकि मैंने जो जो आपको टेलीविजन पे देखा है वो जनरली रिसेंटली ट्रिपल तलाक के मामले पर बहुत बार आपको मैंने टेलीविजन पे जिरहा करते देखा और मैंने वहां पे जो एक ट्रेंड मेरे को टेलीविजन पर देखने को मिला और जो मेरे को ऐसा फील हुआ और मेरे को फील हुआ, मतलब कि जनरली लोगों को फील हुआ कि एक तरफ आप जैसी महिलाएं होती थी डिबेट में और दूसरी तरफ मौलवी और मुस्लिम के कहे जाने वाले नेता होते थे। तो
एक क्लियर डिवाइड दिखता था एक, और दूसरा एक ऐसी फीलिंग आती थी कि जो मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो है वो हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर रही है, और जो उसके जो इस्लामिक टेनेंट्स हैं उसको छेड़खानी करने की कोशिश कर रही है। समहाउ दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया कि ये ट्रिपल तलाक जो है ये अबॉलिश हो जाए, ये सिस्टम अबॉलिश हो जाए, एंड उसको डिफेंड करते हुए मौलवी और बड़े बड़े दानिश्वर जो है वो दिखे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक्चुअल में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ऐसा ही सोचती है कि ट्रिपल तलाक से उनके मजहब के अंदर इंटरफेरेंस हुई है, और जो मौलवी और ये जो दानिश्वर जो कहते रहे और समर्थन करते रहे ट्रिपल तलाक की प्रथा का, क्या वही एक असली चेहरा है मुस्लिम समाज का? देखिए, अगर हम इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा से देश जब से आज़ाद हुआ है उनको एज वोट बैंक यूज किया गया है। शाहबानो के समय में 1980s में जब उनके फेवर में फैसला कोर्ट ने दिया था, उस कोर्ट के फैसले को वापस ले लिया गया सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की वजह से, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। महिलाओं के अधिकारों को कभी भी ध्यान में नहीं रखा गया। एक बूढ़ी महिला, जो वृद्ध महिला थी शाहबानो, उनको गुजारे भत्ते के लिए उन्होंने अपील की थी, और उस अपील को भी कैसे कोर्ट के फैसले के बावजूद भी उस फैसले को कैसे वापस किया गया। तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि मुसलमानों को और खासकर महिलाओं की तो कोई सुनने को वाला ही नहीं था। अब जिस तरीके से आपने मोदी सरकार की बात की, मोदी सरकार में आने के बाद जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, जो दशकों से जिस पे ध्यान नहीं दिया गया था, जिसको शाहबानो के समय में ही इस पे एक सख्त कानून बन जाना चाहिए था, और उस फैसले को वापस कर दिया गया। तो उस इतने लंबे अरसे से जिस पे बात नहीं हुई, ना ही सरकारों ने बात की और ना ही कम्युनिटी की तरफ से कोई शुरुआत हुई कि आपके अगर समाज में कोई कुरीति है जिसको धर्म का नाम देकर महिलाओं पर थोप दिया जाता है। और महिलाओं भी, जब मैं ट्रिपल तलाक पे काम करती थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग विक्टिम से जाके मिलती थी, तो महिलाएं खुद ये कहती थी कि ये हमारे धर्म का हिस्सा है। उनको जो सिखा दिया जाता है, उनको उनकी कंडीशनिंग इस तरीके से की जाती है तो कि वो एक्सेप्ट कर लेती हैं जो कुरीतियां हो रही हैं धर्म के नाम पर, कि ये हमारे धर्म का हिस्सा है। तो महिलाओं की एक कमी इसमें सबसे बड़ी ये है कि वो खुद से किसी चीज को जानना या समझना नहीं चाहती, चाहे वो हमारे धार्मिक अधिकार हो या फिर हमारे आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें। तो समझने की सभी महिलाओं की, ना कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को, हमारे देश की हर महिला को जरूरत है कि हम अपने कानूनी अधिकारों को या फिर जो भी हमारे अधिकार हैं उनको जाने या समझें। अभी परसों मेंटेनेंस को लेके पिटीशन थी कोर्ट में, उस पे कोर्ट ने नोटिस जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड को और लॉ मिनिस्ट्री को। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, हमारे देश में अलग अलग धर्म के आधार पर मेंटेनेंस के लॉ बने हुए हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से मुस्लिम महिलाओं को ज्यादातर, आप देखें, जो मेहर की रकम होती है 30,000 50,000, वो देकर, यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाओं को वो भी नहीं मिलती है, वो देकर उनसे छुटकारा पा लिया जाता है। तो इस तरीके की गंभीर स्थिति में मुस्लिम महिलाएं हैं, और हम अगर कंपैरिजन करें तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति ज्यादा गंभीर है, जिसकी वजह है पर्सनल लॉ का होना। हमारा देश एक लोकतांत्रिक मुल्क है जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें हर धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलते हैं। उसके बावजूद भी मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित थी। तो जो एक राज्य सत्ता चली हुई आ रही थी इतने समय से, आजादी के बाद से, जब से देश बना है, उसको, वो मोनोपोली जो थी उसको टूटने के लिए वो इतना आसान नहीं था। सफर बिल्कुल आसान नहीं था। हम लोगों ने उसके लिए बहुत कुछ सहा, लड़ाइयां सही, इल्जाम सहे, आरएसएस बीजेपी कूच कहा गया। लेकिन जब आप हम सती प्रथा की बात करें, राजा राम मोहन राय उस प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो उनको भी अंग्रेजों का एजेंट कहा गया था। आप जब सच के लिए आवाज उठाते हैं तो आपको बहुत कुछ सहना और झेलना पड़ता है, और अंत में विजय सत्य की होती है। तो आज हम सब लोग जीत चुके हैं, और रिजल्ट सबके सामने है। कोई इस चीज को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन कानून बन गया है। और महिलाएं बहुत सारी, अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद का एक केस सामने आया था, जिसमें हैदराबाद की एक लड़की थी जिसने एक नाइजीरियन आदमी से शादी की थी यूएस में, और वो कुछ दिन पहले ही इंडिया वापस आए थे, और उनके इंडिया वापस आते ही उनके हस्बैंड ने उनके फादर को कॉल करके
इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बोल दिया। तो आज उन्होंने आवाज उठाई कि भारत के कानून के तहत वो अपनी ही आवाज उठा सकती हैं। अगर ऐसा कोई कानून नहीं होता तो वो किस कानून के तहत आवाज उठाती, आप ये बताइए। तो महिलाओं के लिए सशक्त कानूनों का होना बहुत जरूरी है, जो कि मोदी सरकार के आने के बाद खासकर मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे कड़े कदम उठाए गए हैं जिससे मुस्लिम कम्युनिटी सशक्त होती नजर आ रही है। नहीं, बट इसमें अंबर आपकी बात बिल्कुल से पूरी तरह मैं सहमत हूँ। लेकिन ये चीज जो जो डाउट होता है बाकी लोगों को, कि अगर ये चीज ऐसी थी तो ये मौलवी और ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी भी तो घर में बेटियां होंगी और इनको भी तो यही चीजें आगे फेस करते होंगे एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी। तो ये उसको क्यों डिफेंड कर रहे थे? इसके पीछे क्या राजनीति थी या इसके पीछे वाकई इस्लामिक इश्यूज थे? इस्लाम तो साफ तौर पे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को कहा जाता है, तलाक है बिदत। बिदत का मतलब होता है इनोवेशन, अपनी तरफ से कोई चीज बना दी गई या इजाद कर दी गई। इस्लाम का हिस्सा ही नहीं थे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। आप किसी भी इस्लामी मुल्क की बात करें, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ट्यूनीशिया, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ये सारी चीजें है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जो चीज इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और कोर्ट में भी जो 4 जजेस की बेंच बनी थी, उन्होंने हर धर्म से एक जज को लिया था, ताकि किसी भी को भी ये शिकायत न रह जाए कि इस पे कोई भी बायसनेस या कोई भी ऐसा कोई एजेंडा रहा है। हर पहलू को देखते हुए इस कानून को बनाया गया है। इसका कोई धार्मिक परिप्रेक्ष्य था ही नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं था, तभी उस पे कानून बना है। बहुत बार कोर्ट में इस पे अच्छे से उसका गहन किया गया है, उसके बाद कानून का रूप लिया है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के चलते उन्होंने महिलाओं को इतने दिन तक प्रताड़ित होने दिया। चाहे वो मौलाना हो, मौलानाओं की भी सत्ता में पूछ इसके लिए होती है, क्योंकि कम्युनिटी में लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं, और कहीं ना कहीं एक चंक ऑफ वोट उनके साथ होता है, तो उनको वो चीजें एंजॉय करने के लिए मिलती है। तो वो सारी चीजें उनसे, अगर ये सारे कानून बन जाएंगे, लोग समझदार हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, तो फिर उनकी कोई सुनेगा नहीं। तो ये सारा सत्ता और राजनीति को लेकर सारा खेल था, जिसके चलते महिलाओं को उनके अधिकारों से इतने दिनों तक वंचित रखा गया है। जी। तो ये तो आपकी ट्रिपल तलाक की लड़ाई थी, आपने खुद भी इसके ऊपर काफी मुहिम चलाई। और अब बातें हो रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, लेकिन ट्रिपल तलाक के बाद में दूसरी चीज एक बड़ी, जिससे काफी बहरान पैदा हुआ, वो था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। और काफी सारे मुसलमान हिंदुस्तान के इनसिक्योर फील होने लग गए और वो सड़कों पर आ गए। शाहीन बाग देखा, और इस तरीके के कई सारे शाहीन बाग हिंदुस्तान के अंदर उभर के आए। एक किस्म का फियर था। एज अ इंडिविजुअल ऑब्जर्वर एंड अ कमेंटेटर, मेरे को भी जो उस कानून के अंदर स्पेसिफिकली रिलीजन्स का मेंशन करके और मुसलमानों को उसमें जिस तरीके से छोड़ दिया गया, उससे मेरे को भी पर्सनल तौर पर आपत्ति है। और मैंने इस आपत्ति को टेलीविजन चैनल्स पे भी अपना दर्ज कराया है। लेकिन नेवरदलेस ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन उस सीए के चलते जो एक इनसिक्योरिटी का माहौल था, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में वो इनसिक्योरिटी का माहौल कहीं ना कहीं ठंडा पड़ा है? क्योंकि जिस जिस चीज की शंका थी, वो शंका वो चीज जो है हकीकत में उस तरीके से बदली नहीं हुई जिस तरीके से लोग उनको भड़का रहे थे या बातें कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए शाहीन बाग का जो भी पूरा पूरा आपने देखा रहा है कि पूरा केस, उसको लेकर जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया, जो चीजें नहीं थी वो भी लोगों के दिमाग में डाल के एक लोगों को भड़काने का काम किया गया, जिसमें कुछ इंटरनेशनल फंडिंग के भी प्रूफ सामने आए थे। तो ये सारी चीजें बिना किसी ठोस सबूत के लोगों को भड़काना अपनी सत्ता के लिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जब हम लोग इस लास्ट ईयर इन्हीं दिनों हम लोग इसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग, महिलाएं ऐसी आती थी जो कहती थी कि हमें तो डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा, और हमें हमें और हमारे बच्चों को अलग, हमारे पास तो हमारी हमारी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या हमारे पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इस तरीके की भ्रांतियां लोगों में फैलाना सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए कहीं ना कहीं गलत है। आज उसका नतीजा देखे, दिल्ली में दंगे हुए, लोगों में इनसिक्योरिटी डालना है इस हद तक कि उनको उनके देश से निकाल दिया जाएगा, उनको उनसे वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएंगे। ये झूठे भ्रम फैलाकर लोगों में ये सारी चीजें, भावनाएं डालना, ये बिल्कुल गलत है। राजनीति
एक तरफ है, लेकिन इस हद तक ओछी राजनीति होना मुझे लगता है बहुत हद तक गलत है। जी, तो अभी आपको लगता है कि ये वाली जो इनसिक्योरिटी इस चीज को लेकर के डिटेंशन कैंप में चले जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इसको विराम मिला है, या अभी भी कहीं ना कहीं इस की आग जो है या इसकी चिंता जो है वो सता रही है मुस्लिम समाज में? देखिए, मुझे लगता है मुसलमानों को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं नहीं है। इनफैक्ट किसी भी जो भारतीय नागरिक है, उसको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इस देश का नागरिक है, इस धरती पर पैदा हुआ है, उसको कोई कैसे निकाल के फेंक सकता है? आप ये देखिए, 135 करोड़ जनता का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उसमें आप इतने बड़े जनता को, इतनी ज़्यादा लोगों को आप कैसे डिटेंशन कैंप में डाल सकते हैं? कैसे कहीं और भेज सकते हैं? कहाँ जाएँगे इतने सारे लोग? ये सारी चीज़ें जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वो सारी चीज़ें लोगों में डालना, उनके दिमाग में डालना, ये बहुत गलत है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी बार-बार ये कहा गया है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, जो इस देश का नागरिक है, वो यहीं रहेगा। तो आपको देश की सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो बोली गई, जो लोगों के दिमाग में डाली गई, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि राजनेता राजनीति करेंगे, और उसी राजनीति के चलते दिल्ली के दंगे हुए, काफी लोगों की प्रॉपर्टियां गई और कुछ लोग मारे भी गए, बड़ी दुख की बात है अनफॉर्चुनेटली। और अनफॉर्चुनेटली एक और इशू है कि ये सारी चीजें इस समाज के अंदर है, इस इंडियन कम्युनिटी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये हम फेस करते हैं। दैट इज व्हाई यू एंड मी आर डिस्कसिंग दीज अनप्लेजेंट टॉपिक्स, बट ये जरूरी है, ये बात करना जरूरी है, क्योंकि एक मैसेज भी एक लोगों को जाता है अगर जब ये इस टाइप की बातचीत और गुफ्तगू को लोग सुनते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी जो लेटेस्ट इसी हिंदू मुस्लिम डिवाइड को लेकर अगर बात करी जाए, तो अब ये लव जिहाद वाली जो कहानी सामने आती है, ये लव जिहाद क्या रियलिटी है या एक काल्पनिक चीज है जिसको वोट के लिए एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? देखिए, लव जिहाद कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। आप अगर यूरोप की बात करें, तो यूरोप में ग्रूमिंग गैंग्स चलते हैं, जिसमें 14 से 19-21 साल की लड़कियों को ग्रूम किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है आईएसआईस में सेक्स डिलीवरी के लिए। तो ये सच है। और आप केरला की बात करें, केरला, कर्नाटका में 2009 में, 10 में, 11 में बहुत बड़ी मात्रा में केसेस सामने आए, और एक ही पैटर्न पर बहुत सारे लोगों को सिख मेंटोर के द्वारा उनको भड़काया जा रहा था, या उनको जबरन धन परिवर्तन के इरादे से शादी का उद्देश्य अगर आप रखते हैं, तो ये आप एथिकली भी गलत होगा। आप अगर किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। हमारे देश में ऑलरेडी प्रोविजन है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन के इरादे से आप शादी करते हैं, तो कहीं न कहीं गलत है। आप बहुत सारे केसेस ऐसे सामने रहे हैं, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने एनआईए से रिपोर्ट भी मांगी थी, और एनआईए की रिपोर्ट में सामने आया था कि स्टीव मेंटोर द्वारा ही कई सारे लोगों को धर्म परिवर्तन के इरादे से शादी के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़े स्तर पर ये सारी चीजें हुई हैं, केरला से यहाँ तक कि आईएसआईएस में भी कई सारी लड़कियों को भेजा गया है। एक लड़की अफगानिस्तान में जेल में भी पड़ी हुई है। तो ये कोई हाइपोथेटिकल या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ऐसा कुछ हुआ है, तभी इस पे बात हो रही है। और उस पे यूपी में कानून बन चुका है ऑलरेडी, और हरियाणा में भी बात चल रही है, और एमपी में भी अमेंडमेंट की बात हो रही है, क्योंकि हमारे देश में इस तरीके के कानून राज्य स्तरीय कानून है, और जो लगभग अब 9 राज्यों में इस तरीके के कानून बन चुके हैं। तो मुझे लगता है अगर ऐसा हो रहा है, तो जरूरी है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाएं। शादियों के लिए किसी ने रोका नहीं है, आप किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं। और अगर गलत इरादे से शादी करते हैं, तो बिल्कुल एक सुरक्षित कानून होना चाहिए। जी हाँ, अगर कोई गलत इरादे से शादी करता है और धर्म परिवर्तन ही उसका मोटिव है, तो बिल्कुल कानून होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वेल, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप इस प्रोग्राम में जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सो मच। तो ये थी अंबर जैदी साहिबा, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में उन्होंने क्लियरली ये बताया कि उनको किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और उनको बरगलाती हैं इस्लाम के नाम पर। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब बदल रहा है।
Thank you for watching. Dine is a Techal and don't forget to subscribe. Jai Hind.